हेलो दोस्तों, तो आज जो है ना एक नया चैप्टर जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इस चैप्टर की हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने चैप्टर थ्योरी को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और आज जो है ना हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें चैप्टर 4 शुरू हुआ है, ठीक, जिसका नाम क्या है, भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से पूरे शुरू से देखिए, ठीक है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर यही है आपके परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए शुरू से आप इसे अच्छे से पढ़िए, पूरे अच्छे से, ताकि आपको समझ में आएगा तो आप सारे क्वेश्चन को लगा पाइएगा, लिख पाइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसमें जुड़ जाइए। आपको वो सभी चीज़ आपको दिया जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। ओके, तो समझ गए। बाकी यदि आपको इसका मतलब फ्रेश आपको यदि दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो आप अपने मोबाइल में देखिए, क्वालिटी का ऑप्शन दिया होगा, उसमें बढ़ा लीजिए, हो जाएगा, फ्रेश दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत के बारे में तो जानते हैं कि भारत क्या है, एक देश है, ठीक है, जिसमें हम लोग रहते हैं। और राष्ट्रवाद के बारे में जैसा कि चैप्टर 1 में बताया गया था, जैसे चैप्टर 1 का नाम क्या था, यूरोप में राष्ट्रवाद, तो उसमें भी राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा किए थे और इसमें भी राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बुक में आपके लिखा गया है चैप्टर 4 में कि राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। चेतना का मतलब क्या होता है? चेतना का मतलब आप कह सकते हैं विचार। जैसे कि हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि एक जानवर है और एक मनुष्य है। तो जानवर पर अगर कोई शोषण करेगा तो उसके पास उतना दिमाग नहीं है, चेतना नहीं है, जिसके कारण वह उस पर उतना वो सहता जाएगा, ठीक, वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन वही कोई मनुष्य हो, यदि मनुष्य पर कोई शोषण करे, कोई अत्याचार कर रहा है, तो मनुष्य क्या करेगा? जरूर कुछ ना कुछ करेगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर वो चेतना है। मनुष्य कोई शरीर नहीं है, बल्कि मनुष्य चेतना है। यही है मनुष्य और जानवर में फर्क, ठीक। तो चेतना का अर्थ समझ लिए। तो कहता है राष्ट्रीय चेतना का उदय होता है, मतलब राष्ट्रवाद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है राष्ट्रीय चेतना का उदय, ठीक। सेकेंड बात कहता है राष्ट्रवाद क्या है। अब यहाँ पर कह रहा है राष्ट्रीय चेतना का उदय, कहने का अर्थ है कि देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, तो वही है कि राष्ट्रीय चेतना का उदय, ठीक। आपके अंदर क्या हो रहा है? राष्ट्रीय चेतना का मतलब देश के प्रति चेतना का उदय हो रहा है। राष्ट्रीय मतलब क्या? देश। तो देश के प्रति चेतना का आपके अंदर उदय हो रहा है, तो वही है राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ, राष्ट्रीय चेतना का उदय होता है। ओके, तो अब समझते हैं राष्ट्रवाद के बारे में। यहाँ पर तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो राष्ट्रीय चेतना का उदय। उसके बाद है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी चेतना का उदय है, राष्ट्रवाद एक ऐसी विचार का उदय है जो क्या होता है, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता का वाहक होता है। राजनीतिक मतलब तो समझ ही रहे हैं, वो जो, ठीक। आर्थिक कहने का अर्थ है जैसे घर की परिस्थितियां, मतलब रुपया पैसा। सामाजिक मतलब तो समाज एवं सांस्कृतिक कहने का अर्थ है जैसे गांव में क्या होता है कि संस्कृति होता है। बहुत सारे चीज़ों को लोग मानते हैं कि इस दिन ऐसे नहीं करना चाहिए, तो ऐसे तो हम नहीं से मानते हैं, लेकिन सांस्कृतिक ऐसा होता है, ठीक। तो इसमें एकता का वाहक होता है, एकता का वाहक होता है। हम भी जानते हैं कि हाँ, जब तक एकता में, हम भी जानते हैं कि बल होता है। अगर एकता नहीं रहेगा तो बल नहीं है। इसीलिए लिखा है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी चेतना का उदय है, एक ऐसी विचार का उदय है, जिससे क्या होता है, जिससे राजनीतिक रूप से भी लोग एक होते हैं, आर्थिक रूप से भी अच्छे होते हैं, सामाजिक रूप से समाज में भी अच्छे होते हैं, और सांस्कृतिक रूप से भी एकता का वाहक होता है, ठीक। तो यही है कि राष्ट्रवाद, तो क्या कर रहा है, राष्ट्रवाद एक ऐसी चेतना का उदय है जिसमें राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से एवं सांस्कृतिक रूप से एकता का वाहक बनता है। कहने का अर्थ है राष्ट्रवाद, आप सीधा सीधी समझिए। तो यहाँ पर हम छोटा सा परिभाषा लिखे हैं कि देश के प्रति प्रेम की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। आप इतना बड़ा नहीं लिख कर यदि इतना सा भी लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा कि अपने देश के प्रति प्रेम की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक। राष्ट्र मीन्स क्या होता है, देश, और वाद का मतलब होता है भावना। आपका भावना क्या है, आपका विचार क्या है अपने देश के प्रति, वही है कि यदि आप अपने देश के बारे में सोच रहे हैं, आपके देश के प्रति यदि प्रेम है, तो वही है राष्ट्रवाद, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए, नहीं तो ये आपको जो भी हल्का लगे वो याद कर लीजिए, ठीक। तो चलिए अगले पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट में कहता है कि भारत में राष्ट्रीय चेतना का मुख्य कारण अंग्रेजी शासन व्यवस्था से उत्पन्न असंतोष था। भारत के लोगों में आखिर राष्ट्रीय चेतना का उदय कैसे हुआ, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना कैसे जगा,
कुछ तो कारण रहा होगा। तो उसका मुख्य कारण कहता है कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था से उत्पन्न असंतोष था। कहने का अर्थ है जो अंग्रेज जो शासन करते थे उससे क्या होता था, लोगों में असंतोष पैदा हो गया था, लोग उससे खुश नहीं थे। अब कोई भी व्यक्ति किसी और पर शासन करेगा तो जाहिर सी बात है कि खुश नहीं होगा। तो इसीलिए कहता है कि भारत में राष्ट्रीय चेतना का, राष्ट्रवाद की चेतना का मुख्य कारण क्या था, तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था का उत्पन्न असंतोष के कारण लोगों में क्या हो गया, उत्पन्न हो गया असंतोष। मतलब अंग्रेज जब शासन करते थे तो वो तो जाहिर सी बात है कि अच्छे से शासन नहीं कर सकते, अत्याचार करेंगे, तो इसीलिए लोगों में क्या हुआ, असंतोष का भावना उत्पन्न हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि भारत में राष्ट्रवाद की चेतना का उदय का कारण क्या है, तो असली कारण क्या है, तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था से उत्पन्न असंतोष था। ठीक है, तो क्या कहता है, भारत में राष्ट्रीय चेतना का मुख्य कारण क्या था, तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था से उत्पन्न असंतोष लोगों में। उसके बाद कहता है 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन व्यवस्था का मुख्य कारण परिणाम था। वही बात इसमें भी लिखा है कि 19वीं शताब्दी में क्या होता है कि राष्ट्रवाद की चेतना का उदय होता है, तो उसका मुख्य कारण यहाँ पर भी वही बता रहा है कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था का मुख्य कारण का परिणाम था। ठीक है, तो सेम टू सेम बात है। ठीक, उसमें ज्यादा ध्यान मत दीजिए। ठीक, अगला कहता है कि प्रथम भारतीय ICS सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि ICS मतलब सिविल सर्विस जो UPSC का जो एग्जाम होता है उसी के जो प्रथम भारतीय कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, इनके बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे चलिए पहले देखते हैं आगे। अगला हम लोग देखेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या कारण था कि भारत में राष्ट्रवाद आया। कुछ न कुछ तो कारण रहा होगा, तभी तो भारत में राष्ट्रवाद आया होगा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो उत्तर में लिखा है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित है। ठीक है, भारत में क्या है, राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित है। सबसे पहला है राजनीतिक कारण, सेकेंड है आर्थिक कारण, थर्ड में है सामाजिक कारण, और उसके बाद है फोर्थ में धार्मिक कारण। तो कुल ये 4 कारण था जिसके कारण भारत में राष्ट्रवाद की भावना जगा, लोगों में देश के प्रति प्रेम जगा, सोचने के लिए मजबूर हुए लोग अपने देश के प्रति। तो ये 4 कारण था। तो 4 कारण को चलिए पूरे अच्छे तरीके से जान लेते हैं कि राजनीतिक कारण में क्या क्या था। ठीक, तो आइए देखिए, सबसे पहले लिखा है राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण देखिए कि 1858 में ब्रिटिश की महारानी की उद्घोषणा से सभी देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए। इस घटना ने भारत को एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। क्या कहता है, 1858 में ब्रिटेन जो देश था, ब्रिटिश जो हम पर शासन कर रहा था, वहाँ की जो महारानी थी उनका नाम था विक्टोरिया। वहाँ की महारानी का नाम क्या था, विक्टोरिया। ब्रिटिश की महारानी का नाम विक्टोरिया था। तो उनकी उनके घोषणा के बाद उन्होंने क्या घोषणा किया कि सभी देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ जाए। क्या करा है कि उनके घोषणा के बाद क्या हुआ कि सभी देशी राज्य, मतलब भारत जो देश था वो कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो देशी राज्य मतलब भारत का जो भी राज्य था वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए। किनके घोषणा के बाद, तो महारानी विक्टोरिया के घोषणा के बाद भारत के सभी राज्य ब्रिटिश के अधीन आ गए, ब्रिटिश के कब्जे में हो गए, ब्रिटिश के अधीन आ गए। ठीक, इस घटना ने भारत को एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। कहने का अर्थ है पहले तो भारत अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, और जब ये ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए तो सभी एक जगह हो गए। ठीक है, कई अलग अलग भागों में बटा हुआ था भारत का राज्य, तो सभी एक जगह आ गए। ठीक, यही कह रहा है कि 1858 इसमें क्या होता है, ब्रिटिश की जो महारानी होती है विक्टोरिया, उनकी घोषणा के बाद क्या होता है, भारत के जो सभी राज्य छोटे छोटे हैं वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए, और इस घटना ने भारत को एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। ये जो घटना था एक भारत को क्या किया, एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। जैसा कि हम आपको बताएं कि ये तो शासन कर रहे थे, लेकिन जो भारत क्या था, अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, वह एक जगह हो गया। ठीक है, तो वही कर रहा है, राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। जब एक जगह एकत्रित हो गए तो क्या होगा, राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। तो प्रथम में ज़्यादा आपको याद नहीं, बस इतना याद रखना है कि महारानी विक्टोरिया ने 1858 में क्या एक उद्घोषणा किया जिसके तहत भारत के सभी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया। ठीक, सेकेंड है कि 1878 में लॉर्ड लिटन, कौन, तो लॉर्ड लिटन, इनका पूरा नाम वायसराय लॉर्ड लिटन ने, मतलब पूरा नाम इनका वायसराय लॉर्ड लिटन था। तो इन्होंने क्या किया कि वर्नाक्यूलर एक्ट पारित कर प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाया। इन्होंने क्या किया, वर्नाक्यूलर एक्ट पारित कर दिया है, और उसके बाद क्या किया, प्रेस पर कठोर प्रतिबंध। प्रेस कहने का अर्थ है अखबार या पेपर। तो अखबार पर जो
अखबार पर क्या किया कि कठोर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी अखबार छापने वाला क्या करेगा, अंग्रेजी शासन के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखेगा। ठीक, तो इसीलिए क्या किया कि कठोर प्रतिबंध लगा दिया कि अगर अगर ऐसा नियम का पालन नहीं करेगा, अगर वो अंग्रेजी शासन के खिलाफ कुछ छापेगा अपने प्रेस में, अपने अखबार में, तो उस पर क्या होगा, मतलब कानूनी कार्रवाई होगा। ठीक, तो यही है वर्नाक्युलर एक्ट पारित करके क्या हुआ, अखबार पर रोक लगा दिया, अखबार पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके अगला में आया कि 1879 में आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। वो लोग समझते थे कि भारत के लोग साफा बुरे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या 1879 में आर्म्स एक्ट के द्वारा क्या होता है, आर्म्स एक्ट के द्वारा क्या होता है, भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। मतलब वो कानूनी नहीं बल्कि गैर कानूनी, अगर आप हथियार रख रहे हैं, भारत के लोगों को कहा गया कि अगर आप हथियार रखेंगे तो आप गैर कानूनी आपको घोषित कर दिया जाएगा, जिसके तहत आपको जेल भी हो सकता है। ठीक है, तो भारत के लोगों को कहा गया कि हथियार नहीं रखना है। ठीक, तो 1879 में क्या हुआ, आर्म्स एक्ट के द्वारा, किसके द्वारा, तो आर्म्स एक्ट के द्वारा क्या कहा गया कि भारतीयों को अस्त्र नहीं रखना है, नहीं तो गैर कानूनी घोषित हो जाएगा, जिसके कारण आप जेल भी जा सकते हैं। ठीक, तो राजनीतिक कारण का पहला स्लाइड था। ठीक, इसके आगे देखिए, कहता है कि 1883 में इल्बर्ट बिल पारित कर भारतीय और यूरोपियों के फौजदारी मुकदमों की सुनवाई सामान्य न्यायालय में करने का घोषणा करना था। मतलब 1883 में इल्बर्ट बिल एक पारित होता है, इल्बर्ट एक कानून पारित होता है, जिसके तहत क्या होता है, भारतीय मतलब भारत के और यूरोपीय, यूरोप क्या एक महादेश है, तो भारतीय और यूरोपीय के फौजदारी मुकदमों की सुनवाई, फौजदारी मुकदमों की सुनवाई। ठीक है, किसकी सुनवाई, तो फौजदारी मुकदमों की सुनवाई, फौजदारी जो मुकदमा हुआ था उसकी सुनवाई सामान्य न्यायालय में करने का घोषणा करना था। कहने का अर्थ है न तो यूरोप जो महादेश था, न तो यूरोप का कोई यह जज कर पाएगा और न ही भारतीय का, बल्कि एक किसी और को बनाया जाएगा इसका जज, और वही इसका मुकदमे की सुनवाई करेगा। इसीलिए लिखा है न्यायालय में करने का घोषणा करना था कि इल्बर्ट किसके पारित होने से, तो इल्बर्ट बिल पारित होने से भारत और यूरोपीय के फौजदारी मुकदमों की सुनवाई सामान्य न्यायालय में करने का घोषणा करना था। ठीक है, किसके न्यायालय में, सामान्य न्यायालय में करने का घोषणा करना था। सीधी सीधी समझिए, तो जो इसके अंतर्गत मतलब भारत और यूरोप के अंतर्गत जो फौजदारी की मुकदमे की सुनवाई होने वाला था, उसको क्या किया गया, न्यायालय में करने का घोषणा करना था। ठीक, किसमें, तो न्यायालय में करने का घोषणा करना था। ठीक, तो सेकंड कहता है, उसके बाद कहता है कि 1899 में कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट पारित कर नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना। 1899 में क्या होता है, 1899 में कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट पारित कर, क्या पारित कर, तो कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट पारित कर। ये सब याद रखिए। ठीक है, कॉर्पोरेशन एक्ट पारित कर, ये सभी जितना है पारित कर, कानून मतलब पारित कर, सभी याद रखना होगा। ठीक, उसके बाद क्या होता है, नगर पालिका में क्या होता है, नगर पालिका में निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित करने का अर्थ है जो चुन कर गए हैं, जो जीत कर गए हैं। जैसे होता है ना, जैसे नेता लोग जीतते हैं, तो उसी प्रकार से जो जीत गए हैं उनकी संख्या में कमी कर दिया और गैर निर्वाचित संख्या में वृद्धि कर दिया। मतलब जो बिना वोट लिए मतलब वहाँ पर गए हैं उनको बना दिया, और जो वोट लेकर जीत कर गए हैं उनको नहीं बनाया। ठीक है, तो 1899 में कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट में क्या हुआ कि यही हुआ कि नगर पालिका में यह हुआ कि निर्वाचित सदस्यों की संख्या में जो मतलब चुन कर गए थे, जो जीत कर गए थे, उनको उनमें कमी कर दिया, और गैर निर्वाचित मतलब जो नहीं चुने गए थे, जो नहीं जीते थे, अब नेता लोग मतलब जनता चुनता है तो उसमें नहीं जीते थे ना, उन लोगों में वृद्धि हो गया। मतलब जो जीत कर गए थे उनमें कमी हो गया, और जो नहीं जीते थे उनमें वृद्धि हो गया, उनको रखा। अंग्रेज लोग क्या किए कि जो चुन कर गए थे उनमें कमी कर दिया, और जो नहीं चुने थे उनमें वृद्धि कर दिया। उसके बाद 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाना। 1904 में क्या किया, 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा, किस अधिनियम द्वारा, तो विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाना। करने करते ये भी सरकार के अंतर्गत कर दिया, जो विश्वविद्यालय था वो भी, उसको भी सरकार के अंतर्गत कर दिया, ताकि अंग्रेज मतलब उसका मालिक कौन रहेगा, अंग्रेज रहेगा, तो अंग्रेज जैसा चाहेगा वैसा शिक्षा देगा। ठीक, जिस दिन चाहेगा उस दिन बंद करेगा, जैसा शिक्षा कि वो अपनी भाषा में देगा, अंग्रेजी भाषा में देगा या हिंदी भाषा में, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। कितना क्लास तक पढ़ाएगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए विश्वविद्यालय अधिनियम किसके अंतर्गत, तो सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखा गया। ठीक, तो ये सेकेंड स्लाइड था। ठीक, देखिए थर्ड स्लाइड में देखिए कि 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने सांप्रदायिकता के आधार पर यह तर्क देते हुए कहा कि इसमें प्रशासनिक सुविधा होगी।
तो बंगाल का विभाजन 1905 में होने वाला था, हुआ नहीं, होने वाला था 1905 में बंगाल का विभाजन। तो किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो लॉर्ड कर्जन कुछ कहे कि क्यों हम कर रहे हैं ऐसा। तो लॉर्ड कर्जन सांप्रदायिकता मतलब होता है धर्म के आधार पर बांटना चाह रहे थे। धर्म के आधार पर बांटना चाह रहे थे कि एक मुस्लिम एक हिंदी, तभी तो वो लोग शासन कर पाएंगे। तभी तो क्या करेंगे अंग्रेजी लोग, क्या करेंगे, शासन कर पाएंगे जब दो भागों में बट जाएगा। ठीक, तो 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा सांप्रदायिकता यानी कि धर्म के आधार पर किया जाने वाला था। और उसमें तर्क क्या दे रहे थे लॉर्ड कर्जन की? तर्क दे रहे थे कि इससे प्रशासनिक सुविधा होगी। यही तर्क दे रहे थे कि इससे क्या होगा? प्रशासनिक सुविधा होगा, कि बंगाल एक बड़ा है राज्य जिससे प्रशासनिक सुविधा होगा। यदि इसको बांट दिया जाएगा तो छोटा छोटा हो जाएगा, तो प्रशासनिक सुविधा होगा। तो ये भी बात ठीक था, लेकिन यहाँ पर था कि धर्म के आधार पर बांट रहा था, इसीलिए यह गलत था कि धर्म के आधार पर बांटेगा तो उसको शासन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक, इसीलिए सांप्रदायिकता के आधार पर बंगाल को बांटा जा रहा था। तो बंगाल का विभाजन किस आधार पर किया जा रहा था? तो सांप्रदायिकता यानी कि धर्म के आधार पर। कब? 1905 में किया जा रहा था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ठीक, लेकिन वही हुआ कि 1911 में क्या हुआ कि बंगाल विभाजन रद्द हो गया। ठीक, 1911 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, यानी कि बंगाल का विभाजन नहीं हुआ। ठीक, उसके बाद है कि 1907 में देशद्रोही सभाओं पर रोक लगाने के लिए लागू करना। 1907 में क्या होता है? देशद्रोही सभाओं पर रोक लगाने के लिए लागू करना। जो भी भारत के लोग यदि अंग्रेज के खिलाफ यदि कुछ भी करेंगे तो उनको क्या किया जाएगा? देशद्रोही घोषित किया जाएगा। यही कहा गया कि यदि आप भारत के हैं और यदि आप हमारे खिलाफ कुछ कर रहे हैं तो आपको क्या किया जाएगा? देशद्रोही घोषित किया जाएगा। देशद्रोही समझ रहे हैं ना? देश के जो दुश्मन होते हैं, तो देशद्रोही जो देश के दुश्मन होते हैं मतलब उसको उसमें घोषित किया जाएगा यदि कोई भी अगर ऐसा करेगा भारतीय अंग्रेज के खिलाफ। तो 1907 में देशद्रोही सभाओं पर रोक लगाने के लिए लागू करना। उसके बाद है कि 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लिख छापने वाले को दंडित करने के लिए पारित करना। 1910 में क्या होता है? इंडियन प्रेस एक्ट। जो इंडिया के जो लोग हैं यदि वो ऐसा कोई प्रेस छाप रहे हैं, यदि कोई ऐसा अखबार छाप रहे हैं जिससे जनता उत्तेजित हो जा रहा है, जनता उससे क्या मतलब जनता के अंदर आक्रोश उत्पन्न हो जा रहा है, जनता उत्तेजित हो जा रहा है, तो यदि ऐसा कोई लेख अगर छापने वाले को दंडित करने के लिए पारित करना। 1910 में यही किया गया कि इंडियन के जो प्रेस छापने वाले थे, जो अखबार छापने वाले थे, यदि वो ऐसा अखबार छापेंगे जिससे जनता आक्रोश होगा, उत्तेजित होगा, तो उनको दंडित किया जाएगा। तो यह नियम कब लगा? तो 1910 में लगा था। ठीक, कि यदि इंडिया के कोई भी प्रेस अगर छाप रहा है तो या अखबार छाप रहा है, यदि वो ऐसा अखबार छापेगा जिससे जनता आक्रोश होगा, जनता के अंदर यदि उत्तेजित होगा या आक्रोश होगा, तो उसको दंडित किया जाएगा। ठीक है, अगला स्लाइड पर देखिए कि लॉर्ड हिलहौजी के द्वारा रेलवे टेलीग्राफ मतलब रेलवे तो समझ रहे हैं, टेलीग्राफ करने करता है संदेश भेजने वाला। टेलीग्राफ लाइन एवं व्यवस्थित परिवहन की शुरुआत भारत में राष्ट्रवाद के विकास में सहायक बना। ठीक है, भारत में क्या हुआ? राष्ट्रवाद के विकास में सहायक क्या क्या बना? तो रेलवे, टेलीग्राफ लाइन एवं व्यवस्थित परिवहन की शुरुआत भारत में राष्ट्रवाद के विकास में सहायक बना। ऐसा किसने किया? तो लॉर्ड हिलहौजी के द्वारा ऐसा किया गया था। ठीक, जिससे भारत को भी लाभ हुआ कि रेलवे हुआ, टेलीग्राफ लाइन हुआ एवं व्यवस्थित परिवहन की शुरुआत भी हुआ। तो इससे भारत को भी क्या हुआ? लाभ हुआ, लेकिन उसका शोषण भी हुआ था। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि भारत के राष्ट्रवाद के विकास में सहायक बनाया। उसके अगला कहता है कि अंग्रेजी शिक्षा नीति भारत में राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजी शिक्षा नीति क्या? अंग्रेज क्या करते थे कि भारत के लोगों को अंग्रेजी में शिक्षा देते थे, जिसके कारण क्या हुआ? भारत के जो भी लोग थे वो अंग्रेजी शिक्षा को पढ़कर उसके विरुद्ध ही काम करना शुरू कर दिया। उन लोगों को पता चला, उन लोगों को ऐसा लगता था कि हमारे शिक्षा दिया जाएगा तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे हमारे खिलाफ। लेकिन जब वो अपनी भाषा में शिक्षा देने लगे तो भारत के जो भी बड़े बड़े लोग थे वो क्या करने लगे? और भी देशों की किताब और इंग्लैंड का किताब, ब्रिटिश का किताब पढ़ने लगे, जिसके कारण क्या हुआ? उसके विरोध ही उल्टा हो गया। ठीक है, उनके सोच के विरोध ही उल्टा हो गया। तो अंग्रेजी शिक्षा नीति भारत में राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ठीक है, अगर हमारे यहाँ अंग्रेजी नहीं आया रहता तो कहीं ना कहीं हम लोग आज़ाद नहीं होते। ठीक, अगर वो लोग हिंदी में शिक्षा देते तो ऐसा नहीं हो पाता है। ओके, तो फिर यहाँ तक रहने देते हैं। आज हम लोग राजनीतिक कारण जाने, कल तीनों जान लेंगे, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और एक लास्ट में क्या है?
और धार्मिक कारण के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। बाकी यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक। और यदि इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसमें जुड़ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में, वो सभी चीज़ उसमें मिलेगा जो आपके बोर्ड की दृष्टि से ज़रूरी है। ठीक है, तो बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल की क्लास में।